Hello students, today we are going to start empowerment of women and other weaker sections. This is the new lesson of history. In this lesson we are going to focus our attention on empowerment of women and other weaker sections. Means which type of schemes, laws are done by our government for improving the condition of women and weaker sections. So all those laws and various types of movements we have to study in this lesson. So let's see which type of movements are there. In those movements women were actively participating. Here on the screen we can see some points are here. Women had participated extensively in the freedom struggle. When we think about the freedom movement which has taken place for the sake of independence, in that moment, along with male persons, there were some women. They actively participated for the sake of our independence. So they actively participated in freedom fighting movement. When we think about the post independence period, in this period also women are actively participating in various types of movements. Like that, there is one important moment. That moment was started by Vinoba Bhave, and that moment is called Bhudan movement. In this movement also women were actively participating. They had one work. There were some volunteer women. They were carrying out the message of Bhudan all over the people. So that type of active participation they were doing in this type of Bhudan movement. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो प्री इंडिपेंडेंट एरा है और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा है, दोनों एरा में हम एक्टिव पार्टिसिपेशन देख सकते हैं. जब फ्रीडम फाइटिंग की मूवमेंट चल रही थी तब भी हम देख सकते हैं कि महिलाओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन था. और जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा की बात करेंगे, 1947 के बाद की बात करेंगे, तो उस समय पे जो अलग अलग मूवमेंट्स चलाई गई थी उस समय पे भी उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था. अभी हम देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, सोशली उनको सबॉर्डिनेट कंसिडर किया जाता है. इवन ऐसे कुछ महिलाएं हैं कि उनके साथ में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि उनको एजुकेशन का भी राइट नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिलता है. तो ये सब क्यों है, इसके पीछे क्या रीजंस है? तो उसके पीछे रीजंस है मेल सेंटर्ड एटीट्यूड, या फिर उसको कहा जाता है मेल सेंटर्ड मेंटालिटी. तो उसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स महिलाओं के बारे में देख सकते हैं. अब यहाँ पे एक मूवमेंट है विनोबा भावे जी ने स्टार्ट की थी, उस मूवमेंट को भूदान मूवमेंट कहा जाता है. तो इस मूवमेंट में हम देख सकते हैं कि महिलाओं ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था. ये जो मूवमेंट थी महात्मा गांधी जी के फिलॉसफी के ऊपर विनोबा भावे जी ने स्टार्ट की थी. तो इस मूवमेंट में विनोबा भावे जी ने क्या किया था कि जो भूदान है ये मैसेज सोसाइटी को देने का प्रयास किया था. तो इस मैसेज को सोसाइटी तक पहुंचाने का काम अलग अलग तरीके की जो वॉलेंटियर विमेन थी उन्होंने किया है. जैसे कि कुछ विमेन जो कि तेलंगाना के जो पीजेंट विमेन थी, उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने वहाँ की जो लोकल फ्यूडल सिस्टम थी या फिर वहाँ का जो निज़ाम का रूल था उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया था. तो ऐसे अलग अलग एरियाज में हम देख सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन है, विमेन्स पार्टिसिपेशन है, वो एक्टिवली देखा जा सकता है. Now we will start the next one point, that is called manifestation of women power. When we think about the manifestation of women power, first in 1972 there was first occasion. On that occasion
all people of society, they saw the power of women. They understood the power of women first time. So far as this morcha, this andolan, this agitation is called manifestation of women power. तो हम देख सकते हैं कि ये पहली बार सब लोगों ने देखा है कि महिलाओं का पावर क्या है। जब महिलाएं एक साथ आती है तो सरकार तक हिलाने का काम उनके आवाज में होता है। तो ये पहली बार हम देख सकते हैं। जैसे कि 1972 में जो इसेंशियल कम्युनिटीज है उनकी स्केर्सिटी क्रिएट हो चुकी थी और उनके प्राइजेस भी हाई हो चुके थे। तो इसके खिलाफ एक मोर्चा निकाला था और इस मोर्चा को लीड करने का काम मृणाल गोरे, ये जो सोशलिस्ट विमेन है, इन्होंने किया है। तो उन्होंने मृणाल गोरे इन्होंने इस मोर्चा को लीड करने का काम किया। इनके साथ सभी महिलाएं अपने हाथ में रोलिंग पिन लेके वो आंदोलन कर रही थी। सरकार के खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। इस मोर्चा को लाटनी मोर्चा कहा जाता है या फिर रोलिंग पिन एजिटेशन या मोर्चा कहा जाता है। तो इस मोर्चा के माध्यम से पहली बार सब सोसाइटी के लोगों को एक नज़ारा देखने के लिए मिला कि महिलाएं जब उनके प्रॉब्लम्स को सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करती है, प्रेजेंट करती है, तो उनके पावर का जो रियल वैल्यू है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो पहली बार सोसाइटी को देखने के लिए मिला था। तो इस तरीके का मूवमेंट जो कि इसेंशियल कम्युनिटीज की जो प्राइस हाइक हो चुके थे, इसके खिलाफ ये मोर्चा मृणाल गोरे इनके लीडरशिप में निकाला था। क्योंकि जो इसेंशियल गुड्स है जैसे कि ऑयल, घी, रवा, मैदा, इनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे और उसी समय पे दिवाली का पीरियड था, तो फेस्टिवल का समय था और ये इसेंशियल चीज़ों के प्राइसेस हाइक हो चुके थे, बढ़ चुके थे। तो इसके खिलाफ ये मोर्चा निकाला था। इस मोर्चा को लाटनी मोर्चा कहा जाता है। Next one movement, that is called Chipko movement. Actually, this movement is related with saving trees. When we think about the scenario of this movement, women were encircling to trees and they were protecting to that tree. So that type of format or scenario of that movement, so far as that movement is called Chipko movement. अब चिपको मूवमेंट हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके का फॉर्म था, किस तरीके की मूवमेंट थी। तो जो पेड़ है उनको बचाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। इस मूवमेंट को शुरू किया 1973 में और ये मूवमेंट शुरू की थी चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, इन दोनों ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी पेड़ों को बचाने के लिए। और इस मोमेंट का जो फॉर्मेट था कि पेड़ों को एनसर्कल करना, पेड़ों को एम्ब्रास करना और उनको काटने से बचाना। क्योंकि क्या हो रहा था कि हिमालय का जो बेस का एरिया है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो उन पेड़ों को काटने से रोकने के लिए ये सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट, इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। और इस मूवमेंट में भी महिलाओं ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि कुछ महिलाएं पेड़ों को एम्ब्रास करके उसको सेव करती थी, कुछ महिलाएं उसके अराउंड एनसर्कल करके उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती थी। इवन जो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करने वाली महिलाएं थी, उन्होंने भी यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि गौरा देवी, सुदेशना देवी, बचनी देवी, इनका कंट्रीब्यूशन भी हम देख सकते हैं कि इस चिपको मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। तो इस मूवमेंट के माध्यम से पेड़ों को बचाने का काम यहाँ पे इस चिपको मूवमेंट के माध्यम से किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर में कि किस तरीके से महिलाएं पेड़ों को एनसर्कल करके, पेड़ों को एम्ब्रास करके उनको काटने से रोकती थी।
Next one movement that is called anti-liquor movement. This movement is about liquor, because when we think about the problem of liquor, it is not related with only one person. It is related with all family members, because when a leader of a family will be addicted, then that whole family must suffer various types of problems. So far as this movement was started from Andhra Pradesh, and this movement is started from a small village of Andhra Pradesh, and it spread all over the state. So let's see from where this movement started and what are the effects of this movement. एंटी लिकर मूवमेंट. अब ये एंटी लिकर मूवमेंट, लिकर इसको लोकल भाषा में अरग कहा जाता है. तो ये मूवमेंट आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई थी 1992 में. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ये जो मूवमेंट थी, ये शुरुआत में देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी मूवमेंट थी, और जो अल्कोहल है या फिर जो अरक है उसको गांव-गांव में बेचा जाता है. उसके लिए सरकार की परमिशन भी नहीं होती है. तो और ये बेचे जाने से क्या होता है कि जो फैमिली का मेन पर्सन होता है, मेन मतलब जो फैमिली का अर्न करने वाला, कमाने वाला जो पर्सन है, वो शराब पीने से वो जो अर्निंग है वो शराब में स्पेंड कर देता है. इसलिए सारी जो फैमिली है उसको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. तो इसके खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी. As a result of a government policy, Arak, a locally produced alcohol dealer, set up shop in every town and village. हम देख सकते हैं कि जो लोकली प्रोड्यूस होने वाली जो शराब है उसको अरक कहा जाता है, कि जो गांव-गांव में बेची जाती है. इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं होती थी. इसलिए जो लोकल लोग हैं या फिर जो हाउस होल्ड पर्सन है वो एडिक्टेड होते थे, अल्कोहल पीने से वो एडिक्टेड होते थे. और उसी समय पे हम देख सकते हैं कि सेम टाइम पे वहाँ पे लिटरेसी प्रोग्राम चल रहा था. और लिटरेसी प्रोग्राम में सीता कथा, सीता माँ कथा मतलब सीता स्टोरी वहाँ पे नैरेट की जाती थी लिटरेसी प्रोग्राम में. और उससे इंस्पायर होके महिलाएं एक साथ आ गई और उन्होंने ये एंटी लीकर की मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की. It was a story about Sita who creates awareness among the people of a village and gets alcohol to be banned from the village. तो उस स्टोरी में क्या था, तो सीता जो है वो सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करती है और अल्कोहल को बैन करने के लिए विलेज के लोगों को अवेयर करती थी. तो ये मूवमेंट हम देख सकते हैं कि स्टार्ट हुई थी. अब उसके पीछे और एक इंसिडेंट है. 1992 में तीन यंग पर्सन जो कि दुबुंगंता विलेज से बिलोंग करते थे. दुबुंगंता विलेज जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, वहां पे तीन जो यंग पर्सन्स थे वो पानी में डूब के मर गए थे. अब ये क्यों पानी में डूब के मर गए, क्योंकि उन्होंने शराब पी थी और शराब पीने से वो नशे में थे. इसके कारण वो लेक में वहां पे डूब के मर गए. तो इस इंसिडेंट से भी क्या हो गया कि गांव के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो गया. उनको लगने लगा कि इस तरीके का इंसिडेंट उनके फैमिली मेंबर्स के साथ में हो सकता है. इसलिए ये मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की. और जो लोकली ओपन जो शॉप थे, अरग के शॉप थे, उनको क्लोज करना स्टार्ट हो गया. छोटे से गांव से स्टार्ट होने वाली ये मूवमेंट जो थी वो बाद में धीरे धीरे आसपास के गांव में फैलने लगी. न्यूज़पेपर में उसको कवर मिलने लगा. न्यूज़ उस मूवमेंट के बारे में चल रही थी, उसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रहे थे. तो इसके कारण धीरे धीरे ऑल ओवर द स्टेट हम देख सकते हैं कि ये मूवमेंट फैल गई और बाद में गवर्नमेंट को भी इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी पड़ी. जो अल्कोहल है उसके सेलिंग के खिलाफ गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट लॉज बनाए. उसके बाद इंटरनेशनल विमेंस ईयर. अब जो 1975 जो ईयर है वो ईयर इंटरनेशनल विमेंस ईयर बोल के यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया था.
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड 1975 year as International Women's Year. On the occasion of International Women's Year, our Indian government appointed one committee, and that committee was under the chairpersonship of Fulrenu Guha, and that committee was studying the condition of women in society. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1975 में एक जो साल है उसको इंटरनेशनल विमेंस ईयर बोल के सेलिब्रेट करने का सोचा था यूनाइटेड नेशंस ने। तो उसी समय पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी के जो चेयरपर्सन थे फुलरेन्यू गुहा ये थे। तो इनके चेयरपर्सनशिप में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का काम था कि जो महिलाओं की स्थिति है, स्टेटस है उनका सोसाइटी में, वो स्टडी करने के लिए कमेटी इस्टेब्लिश की थी। और इस कमेटी ने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया, स्टडी की कि महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं का सोसाइटी में क्या स्टेटस है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, जैसे कि एजुकेशन है, उसके बाद जो कुछ भी अदर फैसिलिटीज है उनको रियलिटी में इम्प्लीमेंट किया जाता है कि नहीं जाता है। उसके अलावा उनको एजुकेशन लेने में कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। उसके बाद जो वर्किंग विमेन है उनको वर्किंग प्लेस पे, ऑफिसेस में कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनका सोसाइटी में स्टेटस क्या है, उनके साथ में रिस्पेक्टफुली वर्क किया जाता है क्या, उनको वेजेस इक्वली दिए जाते हैं क्या, उसके बाद मेल फीमेल रेशियो कितना है, बर्थ मॉर्टेलिटी रेट कितना है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सर्वे करने का काम यहाँ पे इस कमेटी ने किया था। और बाद में हम देख सकते हैं ये सब कमेटी ने सर्वे करने के बाद, स्टडी करने के बाद अलग अलग स्टेट में कॉन्फ्रेंसेस बुलाने का काम किया है। तो यहाँ पे 1975 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति ने। अब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम देखेंगे। विमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रीजन्स पार्टिसिपेटेड इन इट। द समिति पब्लिश्ड इट्स मैनिफेस्टो इन 1978। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस समिति ने अपना एक मैनिफेस्टो भी पब्लिश किया था 1975 में, और सभी सेक्टर से महिलाएं इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रही थी। The policy of a struggle against discrimination on the basis of gender, caste and varna was adopted. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो समिति थी, इस समिति ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स सामने रखे थे, अपनी एक पॉलिसी बनाई थी, और वो पॉलिसी थी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जेंडर, कास्ट, वर्ण, इन बेसिस के ऊपर, तो इसके खिलाफ उन्होंने पॉलिसी बनाने का काम किया था। दिस गेव राइज टू अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। उसके अलावा इस समिति के माध्यम से उनका एक मैनिफेस्टो उन्होंने निकाला, उनका एक सॉन्ग भी उन्होंने निकाला था। उस सॉन्ग का हम देखेंगे तो वो है स्त्री मुक्ति ची ललकारी। ये सॉन्ग भी उन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया था। उसके बाद उनका एक स्ट्रीट प्ले भी था, मुलगी झाली हो, जो कि ज्योति मापसेकर ने उसको बनाया था। उसके बाद उनका एक पीरियडिकल था प्रेरक ललकारी, जो कि उनका माउथ पीस बाद में बन गया था। तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से उन्होंने महिलाओं की स्थिति के बारे में सोसाइटी को बताने का काम किया है। इन 1977 ग्रुप्स लाइक द स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति एस्टैब्लिश्ड बाय सौदामिनी राव इन पुणे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके की संगठनाएं, ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी। तो यहाँ पे 1977 में एक ग्रुप बना था, जैसे कि उसको कहा जाता है स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति, जो कि सौदामिनी राव पुणे में इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद बाइजा, जो कि एक फोर्टनाइट था, 15 दिनों के बाद पब्लिश होने वाला था, ये भी हम देख सकते हैं। उसके बाद स्त्रीवाद मैत्रीन, स्त्री अन्याय विरुद्ध मंच औरंगाबाद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी। जैसे कि औरंगाबाद में हम देख सकते हैं स्त्री अन्याय विरुद्ध मंच। उसके बाद कोल्हापुर में हम देख सकते हैं महिला दक्षता समिति थी। उसके बाद नासिक में
महिला हक, उसके बाद नारी प्रबोधन मंच लातूर में बनाया गया था। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि महिलाओं की अपलिफ्टिंग के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेरक ललकारी, जो कि माउथ पीस था उस समिति का। एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमिटीज, उसके अलावा एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमिटी जो कि डाउरी के खिलाफ कमेटी थी वो भी इस्टेब्लिश की गई थी ऑल ओवर महाराष्ट्र में। अ कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वीमेन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन धुले सिटी। उसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी जो सोसाइटी में महिलाओं को ऑपरेस किया जाता है उसके खिलाफ। विद्या बाल्स पीरियडिकल्स, नारी समता मंच and Miluni Saryajani as also the work of the Samajwadi Mahila Sabha and the Krantikari Mahila Sangatna were of great help in dealing with women's issues। तो सभी सेक्टर्स में क्या किया है कि महिलाओं के इश्यूज को उठाने का काम किया है। जैसे कि विद्या बाल का जो पीरियडिकल्स है, नारी समता मंच और मिलुनी सार्याजनी, इन पीरियडिकल्स के माध्यम से भी महिलाओं के बारे में महिलाओं के इश्यूज को उठाने का काम किया है। उसके बाद समाजवादी महिला सभा और जो क्रांतिकारी महिला संगठन है, इन दोनों संगठन के कारण भी जो महिलाओं के इश्यूज है उनको डील करने का, उनको सॉल्व करने का प्रयास किया है। द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन महाराष्ट्र आल्सो हेल्प टू एम्पावर वीमेन। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम भी किया है। देन प्रमिला दंडावते established the महिला दक्षता समिति in Delhi in 1976। तो 1976 में प्रमिला दंडावते इन्होंने एक महिला दक्षता समिति इस्टेब्लिश की थी और उसके ब्रांचेस हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन स्टेट में उन्होंने इसके ब्रांचेस भी ओपन किए थे, बनाए थे। उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी की एक ऑर्गेनाइजेशन थी महिलाओं के लिए, उसका नाम है अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन, जो कि 1980 में इस्टेब्लिश की थी और इसकी भी ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में बनाई थी। प्रमिला दंडावते efforts were made to start branches of this organization in all parts of India। The संगठन started a struggle against issues like dowry, female foeticide, domestic abuse। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इश्यूज है महिलाओं के, जैसे कि डाउरी है, फीमेल फोर्टिसाइड है, मतलब बच्ची जन्मने से पहले इन्फेंटली उसको मार देना, उसको फीमेल फोर्टिसाइड कहा जाता है, स्त्री भ्रूण हत्या, दैट इज कॉल्ड। उसके बाद डोमेस्टिक अब्यूज। तो इस तरीके के इश्यूज को सॉल्व करने का काम इन संगठन के माध्यम से प्रमिला दंडावते इन्होंने किया है। तो प्रमिला दंडावते जी का काम जो है वो महिलाओं के लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी के इश्यूज है महिलाओं के बारे में उनको उठाने का काम इन्होंने अलग अलग स्टेट्स में, जो अलग अलग इन्होंने जो संगठनाएं बनाई थी उन संगठनों के माध्यम से इन्होंने उठाने का काम किया है। देन रिसर्च ऑन विमेन्स इश्यूज वाज अंडरटेकन एट वेरियस लेवल्स। अभी महिलाओं की जो इश्यूज है, उनकी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, उनका जो स्टेटस है, इसके खिलाफ हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी रिसर्च सेंटर्स बनाए गए हैं। अभी यहाँ पे अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हम देख सकते हैं इंडिया में, उन यूनिवर्सिटीज़ में महिलाओं की इश्यूज़ के बारे में रिसर्च सेंटर्स भी बनाए हैं। जैसे कि फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी जो थी श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सेंटर ओपन किया है। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि महिलाओं के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, उनके इश्यूज़ को एनालाइज करने के लिए रिसर्च सेंटर्स भी डेवलप किए थे।